ओके, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कुछ अध्याय, एक नया कुछ टॉपिक, और वो एक अदर सेगमेंट है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स का। सेकंड सेगमेंट, दैट इज द फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये नहीं कहूंगा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो चुकी है, मगर बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ ऐसे टॉपिक अभी पेंडिंग है, जो टॉपिक जब फाइनेंशियल अवेयरनेस हम कर लेंगे ना, ठीक है, उसके बाद ही समझ में आएंगे। लाइक द आरबीआई पूरा पूरा भी पेंडिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी पेंडिंग है, और भी कुछ सेगमेंट्स हैं लाइक द एनबीएफसीज के बारे में, या 3-4 टॉपिक छोटे छोटे पेंडिंग। वो सारे सर जब फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट चैप्टर हम कर लेंगे ना, जितने भी फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी तमाम चीजों के ऊपर बात कर लेंगे, उसके बाद जाकर आपको वो सब चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए उनको हम बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, सो फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस तो वैसे ऑलमोस्ट हमारा अब ये कोर्स पूरा पूरा लास्ट दिनों में ही है ना। बस कुछ और सेशंस इसमें पेंडिंग है, वो बहुत ही जल्दी विद इन नेक्स्ट मंथ में हम सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। विद इन मिड ऑफ मंथ, नेक्स्ट जो मंथ है, मिड इन मंथ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स। देखो, अभी तक हमने काफी कुछ किया है, और हमने जो किया था वो किया था बैंकिंग सिस्टम के बारे में, कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। बैंकिंग में बेसिकली यही चीज थी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं, और उनके बदले में यहां पर लोन्स दे दिया जाता है। और लोन्स किनको दिया जाता है? जिनको जरूरत होती है ना, जिनको फंड्स की नीड है, फंड्स चाहिए। अब यहां पर क्या ये जरूरी है कि मुझे फंड्स चाहिए तो मैं केवल और केवल मेरे पास एक ही रास्ता है फंड्स को लेने का, और वो रहेंगे बैंक? क्या मुझे फंड्स चाहिए तो मेरे पास केवल एक ही वे है जिसके थ्रू मैं फंड्स ले सकता हूं, और वो बैंकिंग इंडस्ट्री है? तो इसका आंसर है नो, नहीं। बैंक्स के अलावा भी आप बहुत सारी जगहों से फंड्स कलेक्ट कर सकते हो, फंड्स ले सकते हो उधार में, जिसमें से एक बड़ा फेमस फंड्स जो आपको मिलते हैं, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार होते हैं, जहां से आप पैसा उठा सकते हो। उठाते हो कि नहीं? आपके मम्मी पापा हुए, आपके रिश्तेदार हुए, अरे यार वहां से पैसा उनसे ले लो, 1 रुपए ब्याज पे देते हैं ना, एक देसी भाषा में बोलते हैं, 1 रुपए सैकड़ा ब्याज, तकरीबन 12% जो पड़ता है, तो उस पे ब्याज पे यहां पर आपको पैसा मिल जाता है। इनफॉर्मल जिसको लैंडिंग कहते हैं, कि कोई फॉर्मल नहीं है, कोई यहां पर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता होगा, लेकिन वो भी इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है वो अपने आप में, जिनको आरबी के द्वारा लाइसेंस दिया गया है कि आप लोन देंगे, ठीक है। ये एक बड़ा पॉपुलर तरीका है। इसी पॉपुलर तरीके को कम करने के लिए यहां पर जब ये इस चीज का तरीके की वजह से लोग एक्सप्लॉइट होने लग गए थे, इसी वजह से यहां पर एक्सप्लॉइटेशन को कम करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री का निर्माण किया गया था, ठीक है। और फिर लेटर ऑन नेशनलाइजेशन भी किया गया था इसी पर्पज से। लेकिन स्टिल यहां पर ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं इस इनफॉर्मल दुनिया के अलावा, जहां पर फॉर्मल वे से पैसा उठाया जा सकता है, और वही जो इंडस्ट्री है, उसी इंडस्ट्री को हम हमारे देश की फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट से मेरा मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अपने आसपास डेली रूटीन में सुनते हो, जिनमें से एक बड़ा भी पॉपुलर वर्ड है जो आए ना दिन आपको देखने को मिलता है, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, या एडिटोरियल पढ़ रहे हो, या फिर कोई न्यूज को फॉलो कर रहे हो पर्टिकुलरली, कि हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारे देश की स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज्यादा डूब रही है, ठीक है। सुनने में आता है ना, जैसे कल की न्यूज़पेपर में खबरें होंगी, पर जो परसों स्टॉक मार्केट के इतिहास में हुआ अब तक का इतनी बड़ी गिरावट, है ना, इस तरह के स्टॉक मार्केट गिरावट हुई, भारी गिरावट, इतने हजारों करोड़ रुपए निवेशकों ने अपने खोए, है ना। अदानी जी जो है अंबानी जी से नीचे आ गए अमीरों की लिस्ट में, या अंबानी जी से ऊपर चले गए अमीरों की लिस्ट में, ये सब खबरें। और अगर बात करूं तो एक मूवी भी बन चुकी है, स्कैम 1992, हर्षद मेहता जी के ऊपर, है ना। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये तमाम स्टॉक मार्केट, ये गिरावट, ये ऊपर जाना, ये सर अदानी जी ऊपर चले गए, नीचे आ गए यहां पर उनके अमीरों की लिस्ट में, ये हर्षद मेहता, ये स्कैम 1992, ये सर सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है,
ये सब तमाम चीजें, शेयर्स क्या है ना। अच्छा सर ये आईपीओ बड़ा पॉपुलर हो रहा है, सर आईपीओ क्या है सर, है ना। सर ये फ्यूचर मार्केट के बारे में सुना था हमने कि फ्यूचर में कुछ होता है। सर परसों आप करंट अफेयर्स की क्लास में एक पुट ऑप्शन का नाम ले रहे थे, सर पुट ऑप्शन होता तो मार्केट में अगर गिरी है लेकिन पुट ऑप्शन होता तो आप कमाई कर सकते तो बहुत अच्छी खासी। सर ये सब चीजें क्या है। और साथ ही साथ सर और भी हमने बहुत बार सुना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये इश्यू कर देती है, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गए, सुनते हैं ना ये सब चीजें। तो वो सारी की सारी चीजें, सभी चीजें इन आने वाले लेक्चर्स में आज के लेक्चर से डिस्कस की जाएंगी। तो ये लेक्चर आपके जो बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज वो तो आपने ले लिया, सारी सारी चीजें, अब आपको फाइनेंशियल जगत की नॉलेज यहां पर इन सेशन से मिलने वाली है, ठीक है, जो कि आप रूटीन में कहीं ना कहीं एडिटोरियल्स में बहुत ज्यादा पढ़ते हो, बहुत ज्यादा टर्म्स पढ़ते हो जो कि आपको समझ में नहीं आती हैं। फाइनेंशियल टर्म्स जो ज्यादातर न्यूज़पेपर में आती हैं वो इन्हीं आने वाले सेशंस में आपको दिखाई देंगी, इन्हीं के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। एफडीआई हुआ, एफपीआई हुआ, ये सब चीजें, ठीक है, धीरे धीरे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहां पर फंड्स पे वापस आता हूं कि मैं इन फंड्स की क्या बात कर रहा था। बेसिकली फंड्स क्या है, देखो फंड्स लेने का एक जरिया बैंक हो गए, लेकिन फंड्स लेने का एक और जरिया होता है कि आप फंड्स को यहां पर आपका एक पर्टिकुलर जगह से उठा सकते हैं जिसको हम मार्केट कहते हैं और जिसको हम स्पेसिफिकली आपका कैपिटल मार्केट कहते हैं। देखो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की ही बात कर लेता, पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट को मैं कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूं और ये सेगमेंट होता है आपका, एक सेगमेंट होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि मुझे क्या कम अवधि के लिए पैसा चाहिए। कम अवधि को मैं किस तरह से डिफाइन करता हूं एक फाइनेंशियल मार्केट में, एक साल से कम। क्या मुझे एक साल या उससे कम अवधि के लिए पैसा चाहिए, या फिर मुझे एक साल या फिर मोर देन 1 ईयर उसके लिए पैसा चाहिए, मोर देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। एक साल से कम या एक साल से ज्यादा, मैं अपनी फाइनेंशियल मार्केट को इस तरह से डिवाइड करता हूं। और ये जो शॉर्ट टर्म है, ये पैसा मुझे जिस मार्केट से मिलता है, जिस जगह से मिलता है, उस मार्केट को मैं यहां पर आपका मनी मार्केट कहता हूं। और जिस जगह से मुझे पैसा एक साल से ज्यादा लंबी अवधि के लिए मिलता है, उसको मैं यहां पर कैपिटल मार्केट कहता हूं, ठीक है। ओके, अब जो कैपिटल मार्केट है इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप पैसा ले सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से मनी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले सकते हो। तो आने वाले कुछ क्लासेस में हम सबसे पहले कैपिटल मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे। जब हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम मनी मार्केट पे आएंगे, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट पे आते हैं। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट कह लो, स्टॉक मार्केट कह लो, शेयर मार्केट कह लो, आप अलग अलग नामों से इसको जानते हो, ये सब सेम ही है, सभी सेम है, ठीक है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब एवरीथिंग, मतलब नाम अलग अलग है बट काम वही है। अब एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। एग्जांपल के थ्रू कैसे? मैंने एक यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है, मान लीजिए मैं लर्निंग नीति की बात कर लेता हूं, ठीक है। हम लर्निंग नीति का एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है लर्निंग नीति, जिसपे आप पढ़ रहे हो इस टाइम। लर्निंग नीति जो है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, देयर आर अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, ठीक है। जिनमें एक ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप, है ना। इस तरह से एचयूएफ, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी, है ना, अलग अलग होती है। तो लर्निंग नीति जो है वो यहां पर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है।
प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है सर? प्रोप्राइटरशिप का मतलब मुझे याद नहीं, मैंने इसके बारे में आपको पहले कभी किसी क्लास में डिस्कस किया कि नहीं किया, चलो मैं फिर भी कर लेता हूं। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस जो है वो ओन किया जाता है किसी एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा, सिंगल पर्सन, यानी कि इसका जो ओनर है वो एक सिंगल पर्सन है। सिंगल पर्सन। सर लर्निंग नीति पे तो आप सब लोग 4 लोग काम करते हो, स्मृति मैम भी हैं, आप भी हो, हर्षल सर भी हैं, हमारे अर्जुन सर भी हैं, तो सर सिंगल पर्सन कैसे हुआ? सिंगल पर्सन से मेरा मतलब है जो लर्निंग नीति के रजिस्ट्रेशन से, लर्निंग नीति को रजिस्ट्रेशन जो करा रखा है, जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार, उस रजिस्ट्रेशन में हमने इस लर्निंग नीति के मालिक जो है, ओनर जो है, वो एक पर्सन को दिखाया है। वो एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, ठीक है। वो सिंगल पर्सन ओनर इस फर्म की, इस ऑर्गेनाइजेशन की ओनर जो है वो एक सिंगल पर्सन है, गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन के में, गवर्नमेंट के पेपर्स में, ठीक है। उसमें आपकी मान लीजिए स्मृति मैम आपकी उसके अंदर मालिक है, तो गवर्नमेंट के पास जो हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है लर्निंग नीति का एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो लर्निंग नीति के मालिक उनके पेपर्स में, गवर्नमेंट के पेपर्स में स्मृति सेठी है, ठीक है। अब सर आप क्या हो फिर? आप भी तो मालिक हो, है ना। लर्निंग नीति आपने तो स्टार्ट किया था, हर्षल सर ने मिलके, आपने मिलके, मैम ने मिलके, तीनों ने स्टार्ट किया था, तो आप क्या हो? हम उनके पास ओनर नहीं है, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में ओनर होंगे, आपको हम दिखाई एज ओनर देते हैं, लेकिन हम ओनर नहीं है, हम वहां पर एम्प्लॉई है, हम वहां पर जॉब कर रहे हैं, वहां पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑन पेपर्स, ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूं, ऑन ऑफिशियली हम वहां पर जॉब कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तभी कई बार आपके हर्षल सर की क्लास में कई बार होता है ना, सर कहते हैं मुझे सैलरी नहीं मिली सर, मैडम सैलरी दे दो, हमारी मालकिन हमें सैलरी नहीं दे रही, वो इसलिए बोलते हैं, है ना, क्योंकि वाकई में वो मालकिन है, वाकई में वो रजिस्टर्ड है, उन्हीं के नाम से प्रोप्राइटरशिप। पहली चीज तो ये होगी, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं, बड़ा मजा आएगा इन चैप्टर्स को सुनने में, आपको ना कई कहानियां आपको इसमें समझ में आएंगी, ठीक है। और किसी ने आज से शुरुआत की है ना, फर्स्ट सेशन है उसका, तो देख सकता है उसको, पिछले सेशन अभी देखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट सेशन को भी यहीं से देख सकते हो, पिछली बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अभी जो मैं करवाने वाला हूं आने वाले कुछ दिनों में, उनका पिछले कोई सेशन से कोई लेना देना, एक आधा कोई बीच में कोई चीज आएगी तो आएगी, लेकिन आप डायरेक्टली इस सेशन को भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन पिछला देखना भी बहुत जरूरी है। तो लर्निंग नीति एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ओनर है, सिंगल पर्सन है, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा जो सेगमेंट है वो ऑनलाइन सेगमेंट है, हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, किस फील्ड में? बैंक एग्जाम्स, ठीक है, बैंक एग्जाम्स में। जब हमने इस लर्निंग नीति की शुरुआत की थी, तो हमें क्या चीजों की रिक्वायरमेंट थी? हमें रिक्वायरमेंट थी एक दो जगह की, दो प्लेसेस हमें चाहिए थे, जिनमें से एक प्लेस था जहां पर मैं और मेरी वाइफ, हमारी ओनर जो है वो पढ़ा सके, यानी कोई एक स्टूडियो सेटअप मुझे चाहिए। तो स्टूडियो, हम जिस जगह पे पढ़ा रहे हैं इसको हम स्टूडियो बोलते हैं, तो मुझे स्टूडियो 1, मुझे स्टूडियो 2, मुझे 2 स्टूडियो चाहिए थे, एक जगह पे जहां पर मैं और स्मृति पढ़ा सके, और दूसरी जगह जहां पर मैं और जिसमें जहां पर हर्षल सर पढ़ा सके, ठीक है। हमें 2 जगह चाहिए थी, ये रिक्वायरमेंट थी, हमें रिक्वायरमेंट बता रहा हूं क्या रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। 2 प्लेसेस, स्टूडियो 1, स्टूडियो 2। इसके अलावा स्टूडियो में चलते हैं, स्टूडियो 1 जो था, इसके अंदर मुझे क्या रिक्वायरमेंट थी? जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं मुझे वो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके सामने कैमरा है जिसपे आप मुझे देख रहे हो वो मुझे चाहिए। इसके अलावा जो मेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मेरे पास माइक है, पूरा पूरा मुझे सेटअप चाहिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और स्टूडियो 2 में भी सेम रिक्वायरमेंट रहेंगी, ये सारी की सारी, ठीक है। इन सब की कोई कॉस्ट है, मान लीजिए इन सब की कॉस्ट कोई 5 लाख आती है, ठीक है। तो मुझे 2 जगह पे 5-5 लाख रुपए लगाना है, ओके। इसके अलावा जो हम आपको पढ़ाते हैं, मान लीजिए हम आपको कोई कंटेंट दे रहे हैं, आपको जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, है ना, कुछ इस तरह का जो भी चीजें दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट का कंटेंट हुआ। अब इतना कंटेंट जो आपको डिलीवर किया जा रहा है मॉक टेस्ट के फॉर्म में, या क्विज़ेस के फॉर्म में, या फिर क्लासेस में जो हम पढ़ाते हैं, ये सब चीजों के फॉर्म में,
तो इस कंटेंट का भी अपने आप में एक वैल्यू है। ये कंटेंट भी हमें चाहिए था, तभी हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे हम पढ़ाना स्टार्ट। ठीक है, तो एक कंटेंट भी हमें चाहिए कहीं ना कहीं से। इसकी भी कोई कॉस्ट है, मान लीजिए इसकी कॉस्ट, फॉर एग्जांपल इसकी कोई कॉस्ट आती है, रैंडम कुछ भी लगा लो, मान लीजिए इसकी कॉस्ट मुझे 25 लाख रुपए आई, कि सारा कंटेंट मुझे मिला इसके लिए क्लासेस का। ठीक है, 25 लाख रुपए। अब आप देख रहे हो कि ये बेसिक एक नीड थी जब मैंने लर्निंग नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, गॉट माय पॉइंट, समझ गए। अब टोटल मेरा खर्चा लर्निंग नीति को शुरुआत करने में आ गया 30 लाख रुपए। आया कि नहीं आया? अब ये 30 लाख रुपए किसने दिया? 30 लाख रुपए हमारी ओनर जो है लर्निंग नीति की, जो कि स्मृति मैम है, उन्होंने हमें ये पैसा दिया। उन्होंने ये पैसा अपने पॉकेट से लगाया, 30 लाख रुपए। और तब जाके 30 भी नहीं कहूंगा यार, 35 हो गया ना, सॉरी 35 लाख रुपए, है ना। स्मृति मैम ने अपनी पॉकेट से 35 लाख रुपए लगाया और उन्होंने ये पूरा पूरा सेटअप कर लिया लर्निंग नीति को। आप तक क्लासेस पहुंच रही हैं इस टाइम पे, है ना। और जो डेली रूटीन का खर्चा है, लाइट का खर्चा हुआ, ये खर्चा, वो खर्चा, डेली जो कंटेंट बनवाया जा रहा है उसका खर्चा, वो तो अलग है। वो तो एम्प्लॉई जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ एम्प्लॉयज भी लगा लो कि एम्प्लॉयज भी आ गए, है ना। सैलरी वैलरी दी जा रही है उनको, जो बैकएंड पे काम करते हैं। कोई वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट का खर्चा तो मैंने लगाया नहीं, वेबसाइट भी है, ऐप भी बनाई गई है, उनको मेंटेन करने का खर्चा, गूगल को पेमेंट करने का खर्चा, जो पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू आप पेमेंट हमें करते हैं रेजर पे, उसका खर्चा, ये सब का खर्चा भी तो था, है ना। इसका खर्चा 5 लाख और लगा लो, है ना, 5 लाख और लग गए हमारे। तो यहां पर अब 35 की बजाय हम कहते हैं 40 लाख स्मृति मैम ने फ्रॉम पॉकेट वेरी फर्स्ट डे लगा दिया था, जब यहां पर लर्निंग नीति की शुरुआत हुई थी। ओके, लर्निंग नीति आप तक क्लासेस पहुंचाने लग गया। अब उसके बाद आप लोग हमें पैसा देने लग गए, फीस पे करते हो आप हमें, अलग अलग लेवल पे अलग अलग बच्चा आता है, कोई किस अमाउंट की देता, कोई किस अमाउंट की देता, कोई किस अमाउंट की देता है। अब हमने शुरुआत की, 4-5 महीने बीत गए, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अभी तक रिकवर हुई 30 लाख रुपए। रिकवर तो नहीं कहूंगा, मतलब फीस कलेक्ट हुई 30 लाख रुपए की अभी तक। 40 लाख हमने लगाया था जेब से, मतलब स्मृति मैम ने लगाया था, और 30 लाख रुपए हमारे पास अभी तक कलेक्ट हुए हैं। अभी तक हम 10 लाख अभी भी शॉर्ट में है। ठीक है, स्मृति मैम के पास और पैसा नहीं है लगाने के लिए। फिर एंट्री होती है अर्जुन सर की। अर्जुन सर आए ना, हमारी टीम में आए, अभी एड ऑन हुए, हमारे जनवरी में ऐड हुए। तो इसका मतलब अब एक और प्लेस की जरूरत आई, थर्ड प्लेस चाहिए, यानी कि स्टूडियो नंबर 3 चाहिए। स्टूडियो नंबर 3 के लिए 5 लाख और चाहिए। उनके लिए एक एम्प्लॉय भी चाहिए, उनके लिए यहां पर अलग से कंटेंट का पैसा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। मान लीजिए अर्जुन सर को अंदर एंटर करने में हमें 7 लाख रुपए लगेंगे टोटल, अगर अर्जुन सर को शामिल करना तो 7 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, तो 7 लाख रुपए और चाहिए। हम ऑलरेडी 10 लाख से शॉर्ट चल रहे थे, 10 लाख से हम ऑलरेडी शॉर्ट चल रहे थे, तो 7 लाख और चाहिए, तब जाके अर्जुन सर आ पाएंगे, तब जाके अर्जुन सर को यहां पर हम आप तक पहुंचा पाएंगे। 10 लाख और 7 लाख वो, तो 7 लाख अब कहां से लाएंगे? 7 लाख कहां से आएगा? 7 लाख या तो मैं बैंक में जाऊं, अपना फंड को लेने के लिए, भाई लोन चाहिए मुझे, स्टूडियो लगाना है मुझे, बोर्ड वोर्ड लगाना है, सब कुछ लगाना है, कंटेंट परचेज करना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक्स के आप पास भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हमेशा हर एक चीज के लिए लोन नहीं मिलता आपको, कि मैं हर एक चीज के लिए लोन ले लो। कि मुझे अगर मान लो मुझे कोई ऐसा बिजनेस करना है, या बिजनेस से ही मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मुझे 10 सूट खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, ऐसा कोई मैं कुछ भी मॉडलिंग करना चाहता हूँ, मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो बैंक में जाऊंगा, मुझे कपड़े, मुझे गाउन वाउन जो लाख लाख की ड्रेसेस आती हैं, तो 10 ड्रेस से चाहिए मुझे मॉडलिंग करने के लिए, बैंक मुझे 10 लाख का लोन दे देगा? नहीं, बैंक की भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कि बैंक भी जरूरी नहीं है कि हर एक चीज के लिए लोन दे पाए। ठीक है, अब लोन नहीं देगा तो मुझे कहां से आएगा? मान लीजिए बैंक ने मुझे मना कर दिया कि नहीं सर, हम स्टूडियो सेटअप के लिए लोन नहीं देते, या फिर बैंक की कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैंक की ऐसी कुछ गाइडलाइंस है जिसको, जो कि मेरे लिए मंजूरी नहीं है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से मैं बैंक से लोन नहीं ले सकता, फंड नहीं ले सकता, है ना। मुझे 7 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख तो पहले ही माइनस में चल रहा है, 7 लाख और चाहिए मुझे। तो फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं अपने बिजनेस
फिर मैं अपना जो ये बिजनेस का एक फंडा है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको एक्सपेंड करने की बात करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि जैसे स्मृति मैम ओनर थी जिन्होंने अपनी जेब से 40 लाख रुपए लगाया था, तो क्या कोई मुझे ऐसा और व्यक्ति मिल सकता है जो अपनी जेब से और पैसा लगाए? क्या कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिल सकता है? मैं ढूंढूंगा। हाँ जी, फोन करेंगे रिश्तेदारों को, दोस्तों को कि भाई हमारा ये बिजनेस था, ऐसा चल रहा है, हमें 7 लाख की और आवश्यकता है, हमें अपने टीचर को और लेकर आना है, तो क्या आप हमें पैसा दे देंगे? तो पर्सन कहता है ठीक है मैं पैसा दे देता हूं, मुझे क्या फायदा उसका, मुझे क्या फायदा उसका? वो कहता है दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो आप हमें ब्याज, हमें पैसा दे दो, हम आपको ब्याज दे देंगे, जो इनफॉर्मल वे ऑफ लेंडिंग कहलाता है। ठीक है, इनफॉर्मल वे होगा। और फॉर्मल भी हो सकता है, हम बिजनेस में अपने रिश्तेदारों से पैसा भी लेते हैं, उसके बदले ब्याज देते हैं, और वो चीज फॉर्मल में भी हो सकती है, हम उसको अपने पास दिखाते भी हैं, शो भी करते हैं। नॉर्मल उससे हमने उधार भी ले लिया, परसेंटेज कुछ ब्याज ब्याज दे भी दिया। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। फॉर्मल तब होता है जब हम उसको राइटिंग में कर देंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करा लेंगे, फॉर्मल कहलाएगा। बिना डॉक्यूमेंटेशन के ऐसी वर्बली पैसा इधर उधर से उधार उधार किया है तो वो इनफॉर्मल कहलाएगा। लेकिन वो कहता है कि यार मुझे नहीं उधार उधार नहीं चाहिए, क्या मुझे अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दे दोगे? हम कहेंगे यार बिजनेस में हिस्सेदारी ऐसे कैसे? तो कहता ठीक है, तुम्हें 7 लाख चाहिए, कल को तुम्हें फिर से कोई और टीचर रिक्रूट करना है, मान लो कल को तुम्हें कंप्यूटर का टीचर चाहिए होगा, उसके लिए स्टूडियो लगाना है, कल को तुम्हें कोई और सब्जेक्ट मान लो आ जाता है, कुछ भी आ जाता है एबीसी, या फिर कल को आप, अभी तो आप बैंक एग्जाम्स में पढ़ा रहे हो, कल को आप यहाँ पर एसएससी में पढ़ाने लग जाते हो, कल को आप यहां पर यूपीएससी में पढ़ाने लग जाते हो, स्टेट के एग्जाम्स में आप चले जाते हो। सो इन सब चीजों में अगर आपको जाना है तो इसका मतलब आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। बिजनेस को एक्सपेंड यानी कि आपको ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा एक्सपेंशन, मोर मनी विल बी रिक्वायर्ड। तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिए उसके लिए। तो आप एक काम करो ना, मेरे पास तो अभी 50 लाख है, वो रिश्तेदार कहता है मेरे पास 50 लाख है, ऐसा करो तुमने भी 50 लाख लगाया था, कितना लगाया? 40 लाख लगाया, चलो मेरे पास 40 लाख है। 50 लगाया था, 40 लगाया था, एक तो याद ही नहीं है ना? 40 लगाया था ना? हाँ 40 लाख लगाया था, तो मेरे पास भी 40 लाख है, वो कहता है। तो तुमने 40 लाख शुरुआत में लगाया था, मैं तुम्हें 40 लाख देता हूं, लेकिन मुझे बिजनेस में हिस्सेदार बना दो। वो कहता है ठीक है बना देते हैं हिस्सेदार, लेकिन हिस्सेदार बनूंगा तो मैं, लेकिन जो मुनाफा होगा उसमें भी तो मैं हिस्सेदार रहूंगा। ठीक है, बात सही है, हिस्सेदार ऑब्वियस बनता भी है। 40 लाख तुमने लगाया, 40 लाख मैंने। अब यहां पर मेरे पास एक, स्मृति मैम के पास दो चॉइस होंगी। ठीक है, वो ये सोचेंगी यार या तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं 40 लाख से, मैं बैंक एग्जाम के बच्चों को पढ़ा देती हूँ, और हम 3 ही पढ़ाते हैं, हम ना ही अर्जुन सर को एंटर करते हैं, ठीक है, और ना ही कुछ करते हैं, हम जितना बच्चों से अर्न कर रहे हैं उसी से कमाएंगे, उसी से हमारा अभी 30 लाख रिकवर हो गया, कुछ दिन बाद थोड़ा सा और पैसा आ जाएगा, फीस आ जाएगी, कुछ दिन बाद और आ जाएगा, तो फिर हम प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे, मुनाफा हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये या तो एक पॉइंट ये है कि सेटिस्फेक्शन आ गई भाई यहीं पर कि यहीं हमने रुक गए। दूसरी तरफ हमें यह है कि नहीं यार, अगर मैं 40 लाख और लेता हूं, उसमें मैं और टीचर्स लेकर आ सकता हूं, जितने ज्यादा टीचर होंगे उतने स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे, उतने ज्यादा वो कोर्सेज उनके भी परचेज करेंगे, हमारे कोर्सेज भी और परचेज कर सकते हैं, हम एसएससी में जाते हैं, यूपीएससी में जाते हैं, स्टेट पीसीएस में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट से हम और एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, और जितने सेगमेंट्स होंगे उतना हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहे, क्योंकि उतने स्टूडेंट्स मेरे पास ऐड होते रहेंगे, मेरा सेल्स जो है, मेरा रेवेन्यू जो है और ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ओके, एक ये सोच है, या तो मैं सेटिस्फाइड रहूं, या फिर मैं सेटिस्फाइड ना होकर थोड़ा सा और सोचूं, जिसमें मैं ये सोच रहा हूं कि यार कोई बात नहीं, हम और ज्यादा कमाना है, और कमाई करनी है, मतलब जिसको एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन कहते हैं ना, कि मुझे भाई मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे अंबानी बनना है, मुझे ये बनना है, वो वाली फील है ना, अंबानी तो नहीं, मतलब ठीक है, मतलब मुझे और एक्सपेंशन करना है। तो हमारे पास दूसरी सोच है कि ठीक है, उसका 40 लाख ले लेते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, तो बिजनेस में और पैसा आएगा, और टीचर रिक्रूट होंगे, और सेगमेंट होगा, और स्टूडियोज बनेंगे, और ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, और आगे हम और बेहतर चीजें आपको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, फीस ज्यादा मिलेगी, और हम कभी ना कभी तो अपना जो 40 पहले था और 40 ये वाला था, वो 80 लाख को रिकवर कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन ये सब चीजें ना एक हाइपोथेटिकली चीजें बात कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स को लाना, मैं थोड़ा सा लीक से हटकर बात कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स को लाना इतना आसान नहीं होता, स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ विश्वास करके जुड़े हैं, कुछ ना कुछ ट्रस्ट करके जुड़े हैं। जब तक आपका हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक आप हमें 10 रुपए भी देने से पहले सोचोगे कि यार मैं 10 रुपए भी लगाऊं। चीज चाहे जितनी मर्जी सस्ती हो, चीज चाहे 10 रुपए की ही मिल रही हो, लेकिन हमारी ये टेंडेंसी रहती है यार 10 रुपए भी मैं जेब से लगा रहा हूं तो क्या उसका हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सही बात है कि नहीं बात, है ना। मुझे उसका हक मिलेगा तभी मैं 10 रुपए लगाऊंगा, नहीं मिलेगा तो मैं 10 रुपए भी क्यों लगाऊं, मैं अपना 10 रुपए भी क्यों वेस्ट करूं। सही बात है कि नहीं बात, है ना। सही है ना एकदम। तो बस यही बात है कि चलो अब वापस बैक ऑन द ट्रैक कहते हैं। तो ये सोच के साथ कि बच्चों में विश्वास जता सकता हूं, बच्चे मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करके रिस्क लिया जाए। तो जब वो एंटर होगा हमारे बिजनेस में, तो ऑब्वियस है उसको भी हमें अपने प्रॉफिट का इक्वल हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 40 लाख लेकर आया है। तो जब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब वो कहेगा मुझे तो ओनरशिप चाहिए, वो कहेगा मैं तो ओनर दूंगा, मैं तो ओनरशिप दूंगा, मैंने 40 लाख लगाया, स्मृति मैम अकेली ओनर थोड़े ना रह सकती है, मैं भी ओनर बनूंगा, है ना। एबीसी पर्सन, उस पर्सन का नाम क्या रख लें, क्लास में कैसे कोई नाम, दीपक है, जैसे क्लास में अपने स्टूडेंट है दीपक, चलो दीपक का एग्जांपल ले लें, दीपक है मान लो, ना। तो दीपक आता है, दीपक कहता है मैं 40 लाख रुपए लेकर आया हूँ, स्मृति मैम कहती है हमारे भी 40 लाख है, दीपक कहता है मुझे तो ओनरशिप चाहिए। अब इस मोमेंट पे आपको अपनी ओनरशिप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दीपक चाहता है कि ऑफिशियली मेरा नाम यहां पर रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के पास कि मैं भी इस कंपनी का मालिक हूं। एक तो यहां पर उसको कोई मतलब नहीं, जैसे अभी हमें और हर्षल सर को कोई मतलब नहीं, स्मृति में मालिक है तो ठीक है मालिक है। अब कल को स्मृति में हमें लात मार के बाहर निकाल दे तो निकाल दे, जाओ स्मृति हम मुझे कहेगी जाओ घर से निकल जाओ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मालिक हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगी सिर्फ। हर्षल सर को कहते हर्षल सर आप भी निकलो, मैं मैथ्स का नया टीचर लेकर आऊंगी, मैं जीए का नया टीचर लेकर आऊंगी, ये मेरी कंपनी, अकाउंट मेरे नाम से, सब कुछ मेरे पास, मेरा ही पैसा है ना। ये अगर फील आ जाए, समझ गए मेरी बात। तो दीपक को तो विश्वास नहीं, दीपक है कि मैं भी पैसे दे दूं, कल को मेरे को भी लात मार दे, मैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को कह ही नहीं सकता, कहीं लीगल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि मैंने लगाए थे 40 लाख रुपए, तो मैं मालिक हूं इस कंपनी का, तो डिसीजन मेकिंग मेरी भी रहनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग ना आए, वो वाला केस ना हो, कंडीशन ना हो, तो इसलिए दीपक कहता है कि मुझे भी इसके अंदर रजिस्टर कराओ, ठीक है। तो दीपक को भी हम रजिस्टर करा लेते हैं, दीपक कहता है चलो जी आओ रजिस्टर करते हैं। तो अब फंडा क्या हो गया, अब स्मृति और दीपक दोनों के दोनों यहां पर आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होना चाहते हैं। लेकिन जैसा हमने पढ़ा था एक प्रोप्राइटरशिप में, प्रोप्राइटरशिप अगर आप लेते हो अपने एज ए रजिस्टर कराते हो प्रोप्राइटर, तो उसमें एक सिंगल मालिक होता है, लेकिन अब दो है, तो दो के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कभी भी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बनते हैं, बनना चाहते हैं, तो उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर रजिस्टर कराना होता है, किस फॉर्म में, पार्टनरशिप के फॉर्म में, ठीक है। उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराना पड़ता है पार्टनरशिप फॉर्म में, दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो चाहिए, उससे ज्यादा, मैक्सिमम इसमें 20 हो सकते हैं। और जो ये दो व्यक्ति इसके अंदर होंगे, इनको हम कहते हैं पार्टनर्स, इनको हम कहते हैं पार्टनर्स, ठीक है। और ये पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होती है, मिनिमम दो, मैक्सिमम 20। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो उसमें मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकता है, 20 पार्टनर से ऊपर सर अगर हो गए तो क्या होगा, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल इस पार्टनरशिप को समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई, जैसे नॉर्मली हमारा तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए हमारे 20 पार्टनर्स हम ले सकते हैं। अगर यही मैं कोई बैंकिंग का बिजनेस कर रहा हूं, बैंकिंग का काम कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने कोई बैंकिंग की फर्म खोली है, वो मैंने एज ए पार्टनरशिप खोली है, तो उसके अंदर ये 20 मेंबर नहीं, उसके अंदर फिर मैक्सिमम 10 पार्टनर ही होते हैं, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन 10 की हो जाती है बैंकिंग के केस में। ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइंड है, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर काम करता है। अब ये दो जो पर्सन है, ये यहां पर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत जाती हैं, उनके पास रजिस्टर कराती हैं अपने आप को कि हम एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर करना चाहते हैं, वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन होता है।
और आपस में ये एक पार्टनरशिप डीड भी साइन करते हैं। आपने क्वांट के मैथ्स में क्वेश्चंस पढ़े होंगे पार्टनरशिप्स के, डेफिनेटली, है ना? पढ़ा है पार्टनरशिप कि ये दो पार्टनर एंटर हुए हैं पार्टनरशिप में, इन्होंने इतनी इतनी कैपिटल लगाई है, इतना इतना पैसा लगाया है। जो 40 लाख लगाता है उसको क्या कहता है? कैपिटल। ये चीज तो ऑलरेडी हम बात भी कर चुके हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस बिजनेस में जो पहला पैसा, जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया जाता है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर लेटर ऑन उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जो मालिक है उनके द्वारा उस टर्म को, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने पार्टनरशिप के क्वेश्चन से पढ़ा होगा कि इतना इतना पार्टनरशिप के केस में इतना इतना पैसा लेकर आया है, उसका प्रॉफिट इतने इतने रेशियो में यहां पर डिवाइड किया जाएगा, वगैरह वगैरह। राइट, ऐसा ही क्वेश्चन आपने पार्टनरशिप में किया होगा। तो बस वही चीज मैं यहां पर समझा रहा हूं कि पार्टनरशिप हुई, दो पर्सन आए, इन दोनों ने आपस में यहां पर एक डीड साइन की, पार्टनरशिप डीड, एक एग्रीमेंट साइन किया और उस पार्टनरशिप डीड को भी रजिस्टर कराया। तो जो उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि इतना इतना मैं पैसा लेकर आ रहा हूं, इतना इतना पैसा मैं इस हिसाब से, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो पार्टनरशिप फर्म है, इसमें मुझे जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका हिस्सा इतना इतना मुझे मिलेगा। वो सब चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं, वो उसमें लिखी होती है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर निकलता है तो उसको क्या मिलेगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पार्टनरशिप के फंडे में मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी सिंपल मैं उसको इतना ही समझाऊंगा जितना आपके समझने के लिए जरूरी है। तो मेरी लर्निंग नीति आज की डेट में क्या बन चुकी है? मेरी लर्निंग नीति आज की डेट में पार्टनरशिप फर्म बन चुकी है। स्टार्टिंग कहां से थी? स्टार्टिंग प्रोप्राइटरशिप से थी, आज वो एक पार्टनरशिप फर्म की तरफ जा चुकी है, बन चुकी है। ठीक है, गॉट इट? समझ गए? अब यहां पर मुझे, मैंने बैंक एग्जाम में ही अभी डाला था पैसा अपना, ठीक है, उसके अंदर फिर मैंने एसएससी में डाला, तो जितना पैसा मुझे एसएससी बैंक में चाहिए था उतना पैसा स्मृति और दीपक से कंप्लीट हो चुका है, उनकी जेब से आ चुका है। अब जाकर मैं कहीं ना कहीं कुछ मुझे प्रॉफिट दिखने लगा है, 2-4 लाख रुपए हम प्रॉफिट कमा रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, लेकिन स्टिल हम ये सोच रहे हैं कि कोई और सेगमेंट भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, हम और सेगमेंट डालना चाहते हैं, हम और कैटेगरीज में आना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस बार हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आए, तो उसके लिए हमें और पैसा चाहिए। दीपक और स्मृति तो कहते हैं भाई हमारे तो हाथ खड़े, क्योंकि प्रॉफिट पहले ही नहीं आ रहा, पहले 2-3 लाख रुपए प्रॉफिट, अब 2-3 लाख रुपए, हम 2 लाख रुपए मान लो दीपक देते तो 2 लाख रुपए स्मृति देते, तो 4 लाख से कौन सी यूपीएससी की कैटेगरी, उसके टीचर्स को हम हायर कर सकते हैं, उनके लिए स्टूडियो बना सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ना? और ऑब्वियस है, जितना ज्यादा हमारा एक्सपेंशन हो रहा है उतने के लिए हमें कोई एक जगह भी तो चाहिए जहां पर हमारे एम्प्लॉइज बैठकर काम करेंगे। अब देखो, जब छोटी फर्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रोप्राइटरशिप थी, तब कुछ लोग काम कर रहे थे, तो कोई अपने घर पर, कोई कहीं बैठकर, कोई कहीं बैठकर काम कर रहा था। जब आपका इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा होता है, इतने फिर एम्प्लॉइज, जितने ज्यादा सेगमेंट होते हैं उतने ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए, है ना? क्वेरीज के लिए भी एम्प्लॉय चाहिए, क्वेरी सोल्व कौन करेगा, है ना? तो इसलिए ऐसे बहुत सारे, जितने स्टूडेंट बेस ज्यादा होगा उतनी क्वेरीज ज्यादा आएंगी, और उतनी क्वेरीज ज्यादा आएंगी तो एक पर्सन तो हैंडल कर नहीं पाए, टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हमें एक जगह भी लेनी पड़ेगी, ऑफिस स्पेस भी लेना पड़ेगा, जहां पर इवन हम खुद जाएं और वहां पर हमारे जो बाकी लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो भी आए। राइट, ऐसा भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहां पर आपकी करनी पड़ती हैं, और एक्सपेंशन के लिए और पैसा चाहिए। अब और पैसा कहां है? क्या अभी तक मेरे 2 पार्टनर हैं, मैं कुछ और पार्टनर्स इंक्लूड कर दूं, 3 ले आऊं, 4 ले आऊं, 5 ले आऊं, 7 ले आऊं, 8 ले आऊं, कितने मैक्सिमम लेकर आ सकता हूं? 20 मैक्सिमम मैं लेकर आ सकता हूं। यही पढ़ा था हमने, 20। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जो हम देखते हैं आज की डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो कैपिटल है और उनके जो एक्सपेंशन है, उतने इनके ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ऑनलाइन सेंटर्स हैं, उनकी जगह जगह पे ऑफिसेज हैं, इतने सारे हैं, तो उनका आपको क्या लगता है, उनका केवल 20 पार्टनर से कुछ हो गया होगा? मतलब मैं यहां पर 40 लाख 80 लाख लगाने के लिए 2 पार्टनर आ गए, तो उनको तो पता नहीं, ना जाने कितने करोड़ों रुपए चाहिए, 250 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, कितने करोड़ों रुपए चाहिए उनको। तो उसके लिए ये 40 लाख 50 लाख के पार्टनर तो काम करेंगे नहीं। ठीक है, नहीं करेंगे। उसके लिए यहां पर बहुत बड़ी बड़ी दूसरी जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस तरह का काम करती हैं, जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज, जो जिस तरह की हमारी पार्टनरशिप फर्म थी, ऐसी पार्टनरशिप फर्म को पैसा देती हैं,
वो कहती है लो हमारी तरफ से पैसा ले लो, अब आप इतने बड़े स्केल पर जा चुके हो कि आपके 20 पार्टनर की संख्या भी खत्म हो चुकी है ना, अब आपको और यहां पर जरूरत है पैसों की अपने फर्म को और एक्सपेंड करने के लिए। तो तब ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे लोगों का आगमन होता है जब 20 पार्टनर से बियॉन्ड, या जरूरी नहीं है कि 20 पार्टनर से बियॉन्ड ही आगमन हो, 2 पार्टनर है, 2 के 3 पार्टनर है, उसके बाद भी यहां पर इन कंपनीज का, इन ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे लोगों का आगमन हो सकता है जहां पर आपको हजारों करोड़ रुपए चाहिए होता है। तो वो आगमन जो होता है उसके बाद इसका फ्यूचर क्या है, उसके बाद जो पार्टनरशिप फर्म है वो किस तरह से तब्दील होती है, क्या पार्टनरशिप फर्म ही बनी रहेगी, कुछ तब्दीली नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, कितनी होगी, और इस तब्दीली को हम कितना और एक्सपेंड कर सकते हैं, कितने आगे तक, क्या हमारी जेब से और कैपिटल लगेगी, क्या मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा या फिर मैं लॉस में रहूंगा। ये सब चीजें जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि इस सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो जब अगला लेक्चर आएगा उसके बाद हमारी कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लर्निंग नीति परिवार को और बड़ा करेंगे, देखते हैं लर्निंग नीति कहां तक जा सकता है, किन किन सेगमेंट में जा सकता है, क्या क्या प्लान है, ठीक है, क्या क्या सोच है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, तो टिल देन स्टे ट्यून, बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा और मजेदार लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। पहली बार कुछ ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आज फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिन्होंने पहले करी है उनको समझ में लग रही होगी कि सर कुछ नया बताने वाले इस बार। जी हाँ, इस बार फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिस तरह से बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें नहीं बताई, इस बार फाइनेंशियल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ, अगले एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय। ठीक है, थोड़ा सस्पेंस में छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन कई बार कुछ चीजें सस्पेंस में रहे तो अगली बार सीखने का मजा दुगना हो जाता है ना। लक्ष्यता वो ना लाइव क्लासेस के अंदर अवेलेबल है, लाइव क्लासेस एक सेगमेंट है ना, वहां पर क्लिक करोगे वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, वो टाइटल उसका डबल दे रखा है, 33 के नाम से ही 2 टाइटल्स है, उनमें से एक 32 वाला ही है।